नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। कोरोना ऐसा शब्द जिसने अपना जीवन बदल कर रख दिया, उथल पुथल मच गई। क्या भारत के हैं, पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरी दुनिया हिला दी। और लगभग 1.5 वर्षों से देख रहे हैं लॉक और अनलॉक का खेल चल रहा है, या कहें कि लॉक अनलॉक का दौर चल रहा है। ऐसे में पूरे भारत की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हो ही रही है, साथ में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर लोग परेशान हो गए हैं, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है, लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए। कहते हैं छात्र राष्ट्र का भविष्य होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। लेकिन आपने देखा इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो है शिक्षण संस्थानों का क्षेत्र, शिक्षण का क्षेत्र। छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं और उनसे जुड़े शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इस रोजगार से करोड़ों लोग जुड़े हैं जो आज बेरोजगारी से बेहाल हैं, बदहाल है। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया है। देखिए, दो पहलू है इसके। एक मैं कह रहा हूँ शिक्षक समाज और उनसे जुड़े लोग, और एक छात्र समाज। दोनों पर ही संकट के बादल नजर आ रहे हैं। और भारत सरकार द्वारा बार बार अनलॉक के वक्त बहुत से लोगों को राहत दी जा रही है, बहुत तरह की गाइडलाइन बनाकर उन्हें राहत दी जा रही है। लेकिन शिक्षण संस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक 1.5 वर्षों के बाद भी कोई राहत मिली नहीं है और फिलहाल मिलती भी नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि आज जो छात्र समाज, और जहाँ छात्र समाज शिक्षा से वंचित हो रहा है, वहीं शिक्षक समाज जो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं वो भी बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ करोड़ों लोग शिक्षण संस्थान के पैसे से जुड़े हैं, आज उनके समक्ष बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ है प्रथितेश्वर झा जी, जो कि 12 वर्षों से शिक्षण कार्यों से जुड़े हैं। वर्तमान में झा जी साहब ABJ ट्यूटोरियल कोटा के संस्थापक MD हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हैं। तो उनसे बातें करेंगे क्योंकि उन्हें इन सब बातों का ज़्यादा ज्ञान होगा कि आज शिक्षण समाज जो है वो किस दौर से गुजर रहा है, शिक्षण के पैसे से जो लोग जुड़े हैं उनका कितना बुरा दौर चल रहा है, और साथ ही भविष्य के जो हमारे छात्र हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रथितेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। सबसे पहले झा साहब शुरुआत करते हैं कि जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि 1.5 साल हो गए, लॉक भी होता है, अनलॉक भी हो रहा है, जरूरी भी है क्योंकि महामारी है, उसे देखते भी जरूरी है। लेकिन सब लोगों को राहत दी जा रही है, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें स्थिति जस की तस है। आज 1.5 साल हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे बच्चों की, तो हो सकता है वो अपने स्कूल का नाम भूल गए हो, या हो सकता है कि वो वही स्कूल नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि बच्चों की देखिए जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी भूलते भी हैं। तो आज 1.5 सालों से बच्चे घर में पड़े हैं। जो शिक्षक बहुत बड़ा अपना छात्र समाज है, क्योंकि युवा भारत का निर्माण हो रहा है, भारत में युवा बड़ी संख्या में और सब शिक्षण से जुड़े हैं। तो ऐसे में कितना प्रभावित हो रहा है ये क्षेत्र? सबसे पहले खबर समय टीम को धन्यवाद कि शैक्षणिक संस्थान के बारे में अगर मुद्दा उठाया तो खबर समय ने उठाया। और आज की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक क्षेत्र सभी लाभों से अभी वंचित है, चाहे वो बंगाल राज्य की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें। कभी भी इस 1.5 साल के क्रम में शैक्षणिक संस्थान को क्या लाभ मिलने वाला है, या जो शिक्षक बेरोजगारी के आलम पे हैं उन तक सरकार द्वारा क्या सुविधाएं पहुंचने वाली हैं, इसके बारे में अभी तक किसी भी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लोग बचते हैं शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कुछ बोलने से। आज स्थिति इतनी विकट है कि लोग अपना रेंट तक नहीं दे पा रहे हैं, तथा जितने भी शिक्षक हैं वो और विद्यार्थी यानी बच्चे, ये दोनों बहुत सारे अभावों को फेस कर रहे हैं, जो कि जरूरी है आगामी अनलॉक की कोई भी गाइडलाइन हो तो सरकार उसमें शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कुछ सोचे, विचार करे। लेकिन झा साहब, आपने देखा कि जब जब अनलॉक की बातें होती है तो सब चीज़ों को छूट दी जा रही है। यहाँ तक आप देख रहे हैं मॉल खोल दिए गए हैं,
आप विवाह शादी भी कर सकते हैं, आप यहाँ तक कि बार होटल्स खोल दिए गए हैं। तो फिर शिक्षण संस्थानों के प्रति ये इतना जो कड़ा रुख क्यों? एक्चुअली बात क्या है कि अगर इस बात को हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कोचिंग संस्थान में जो बच्चे आते हैं या जो शिक्षक आते हैं उन सभी का नाम, पता, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ हमारे पास होता है। जबकि मॉल में यदि कोई बच्चे आते हैं या बार में या मान लीजिए होटल में कोई बच्चे आते हैं या कोई भी व्यक्ति आते हैं एज ए कस्टमर, तो उनके बारे में ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होती है आपको। आप उनको ट्रेस इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे कि आज किसी एक प्राइवेट मॉल में कितने लोग गए और कौन कौन गए। लेकिन आप ये आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि मेरी संस्थान एबीजे ट्यूटोरियल्स कोटा में या किसी भी प्राइवेट संस्थान में कौन कौन बच्चे किस तारीख को गए, किस डेट को गए। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही चिंता का विषय है। जब सरकार के जितने भी लोग हैं, इस माध्यम से हम उन्हें बताना चाहेंगे कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बार बार ये मुहिम चला रही है और बार बार लोगों तक ये समझा रही है कि कम से कम जो प्राइवेट शिक्षक हैं जिनका 2 रुपए की आमदनी, 2 रुपए की आय शिक्षा दे करके कमाते हैं, वो लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। और न केवल अपना घर परिवार चलाते हैं बल्कि कई शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जिनसे 10-20 युवाओं को रोजगार मिल रहा है, शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है। तो क्यों ना शैक्षणिक संस्थान को एक प्रमुख गाइडलाइन सरकार तय कर ले कि इस गाइडलाइन के तहत आइदर 50% की बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, हम उस नॉर्म्स को फॉलो करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स न केवल सिलीगुड़ी के बल्कि बंगाल के जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि कृपया आप इस पर अपना विचार जरूर प्रकट करें और अगले अनलॉक में जरूर से जरूर कोचिंग संस्थाओं को खोलने के लिए गाइडलाइन सेट करें। जहाँ सब बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं जो शिक्षक हैं वो, बिल्कुल, और विशेषकर जो कि प्राइवेट शिक्षक हैं वो, बिल्कुल, सरकारी लोग को तो मिल जा रही है। और बहुत बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों से युवा समाज जुड़ा हुआ है जो शिक्षण कार्यों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन चला रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ तक कितने लोग तो साग सब्जी बेचने को मजबूर हो रहे हैं, या फिर घर में बैठे हैं, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जो समाज का निर्माण कर रहे थे वो आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस कह सकते हैं कि एक तरह की बेरुखी के चलते, एक तरह की अनदेखी के चलते, क्योंकि जब इतने लोगों में सहूलियत दी जा सकती है तो बहुत से ऐसे नियम पालन करके सहूलियत दी जा सकती थी। बिल्कुल सर। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार देखा जा रहा है कि अनलॉक होता है तो आप लोग के मन में आस आती है। आज इस बार भी जब अनलॉक हुआ तो आशा रही होगी कि कुछ छूट मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे कुछ जीविकोपार्जन के क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सोनी शर्मा सर, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जितनी बार अनलॉक की गाइडलाइंस आती हैं हम लोग कंप्लीटली बूस्टअप हो जाते हैं कि शायद इस बार सरकार हमारे बारे में निर्णय ले, शायद इस बार प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कोई राय जाने सरकार। लेकिन हम फिर से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने भी कोचिंग संस्थान, अभी आज की ये खबर आई है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने आज ही ये गाइडलाइन दिया है कि 50% के कैपेसिटी से आप कोचिंग खोल सकते हैं। और उन कोचिंग संस्थानों में और उन कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे हैं वो सारे वयस्क हैं, मोर देन 18+ हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी बोला है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी इन सभी चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, तथा जो बच्चों का उम्र बीतता चला जा रहा है, जो बच्चे 18 साल से 20 साल तक एयरफोर्स की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि 21-22 साल लास्ट लिमिट होता है, उससे ऊपर फिर नहीं जा सकता। तो सरकार इस बारे में जरूर निर्णय ले। न केवल शिक्षक बल्कि बच्चे भी बहुत बदहाली का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बेरुखी को देखकर ही मेरा ये अनुरोध हुआ है कि इस बारे में सरकार जरूर सोचे, क्योंकि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इस बारे में बार बार हर राज्य के सरकार, इनफैक्ट हमने प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ को भी ये खत लिख करके हमने उनको बताया है कि प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर हो रही बदहाली को लेकर के आप भी कुछ संज्ञान लें। झा साहब, जैसा सुनने में आता है कि अक्सर हम जाते हैं लोगों के बीच में तो बहुत से छोटे छोटे स्कूल तो बंद हो चुके हैं, उनकी दोबारा खुलने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। और इसी तरह बहुत से शिक्षण संस्थान जो चल रहे थे उन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे, क्योंकि आपके 1.5 साल से बंद पड़े हैं। आप कहाँ से खर्चे देंगे? रेंट देना ही पड़ रहा है, टीचरों की सैलरी देनी ही पड़ रही है, कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है ये। और ये ना तो ऐसे में क्या स्थिति है शिक्षकों की? आप बात करें सिलीगुड़ी की, आप तो इस संगठन से जुड़े हैं, तो शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूटर जो है उनकी क्या स्थिति है?
आज के डेट में सिलीगुड़ी के अंदर जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं हैं उसमें हालात ऐसे हैं, कुछ जो नॉन रजिस्टर्ड टीचिंग चलाते हैं वो लोग अपने घर पे 10-20 बच्चे बुला लेते हैं। अन्यथा जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन संस्थाओं की हम बात कर सकते हैं, उनमें आधे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि तकरीबन बंद हो चुके हैं। कई संस्थाएं पिछले साल या पिछले 2 साल पहले खुली थी इस उम्मीद के साथ कि सिलीगुड़ी के अंदर बच्चों को हम कोटा लेवल की या फिर दिल्ली या कहीं राजस्थान ना जाना पड़े, यहीं पे हम पढ़ाएंगे। वो लोग पलायन कर चुके हैं। जो शिक्षक अभी भी अपना बिजली बिल पे कर रहे हैं, अपना रेंट पे कर रहे हैं, वो शिक्षक इस आस में बैठे हैं कि शायद कुछ ओपन होगा, लेकिन उनको अपनी घर की पूंजी लगा करके वो रेंट और वो बिजली बिल दिया जा रहा है। और रही बात उन संस्थानों के शिक्षकों की, तो वो लोग आइदर नो वर्क नो पे के कगार पे हैं, 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है, या तो वो इस कगार पे हैं कि वो अपनी व्यवसाय को बदलकर किसी दूसरे व्यवसाय की ओर आ जाए। अच्छा, CFI शिक्षकों को लेकर अभी क्या कर रही है, इसे क्या कदम उठा रही है, क्या सकारात्मक कदम? देखिए, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके लिए एक बुनियाद बनकर सामने आया है, एक फंडामेंटल पार्टिकल बनकर सामने आया है कि अगर सरकार हमें कुछ नहीं दे पा रही है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जिसमें जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, चाहे वो क्लास 1 से पढ़ाने वाले हों 12th तक, या बैचलर्स की तैयारी कराने वाले हों, या ग्रेजुएशन के हों, कहीं भी शिक्षक अगर न केवल साइंस आर्ट्स बल्कि म्यूजिक टीचर, ताइक्वांडो टीचर, योगा टीचर भी जो हैं, उन सब तक CFI जो लाभ पहुंचा रही है वो लाभ ये पहुंचा रही है कि आपको 0% EMI सुविधा दे रही है, प्राइवेट लोन दिया जा रहा है आपको। इसके साथ साथ आपको कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तक की बात की गई है। और CFI ने जो प्रयास किया है इस बीच में वो यही किया है, जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे आप झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में हमने ज्ञापन सौंपा है। बंगाल में भी हमने आसनसोल के अंदर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, हर जगह हमने ये अपना ज्ञापन सौंपा है कि किस प्रकार कोचिंग जगत कोरोना महामारी के कारण अभी भी त्राहिमाम में है। आज के डेट में CFI में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। क्या आप सिल्लीगुड़ी में इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय स्तर पर पश्चिम बंगाल सरकार तक अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश करें? पश्चिम बंगाल सरकार की अगर हम बात करें सर, तो हमारे अलग अलग जिले से, जैसे आसनसोल हो गए, दार्जिलिंग जिले हो गए, इन सभी जिलों से हमने सरकार तक ज्ञापन पहुंचाने का, जो हमारे MLA MP हैं या सांसद हैं, उनके द्वारा हमने ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। बाद बाकी आप लोग जैसे जो सक्रिय मीडिया चैनल्स हैं, आप लोगों ने भी जो ये मुहिम शुरू की है कि किस प्रकार कोचिंग संस्थान, न केवल कोचिंग संस्थान बल्कि स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट शिक्षार्जन करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, उन सभी तक किस प्रकार कोरोना महामारी को देखते हुए उन तक किस प्रकार से अनलॉक में लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए तमाम शिक्षा जगत, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी है। बिल्कुल दर्शकों, आप भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत से छात्र भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, बहुत से अभिभावक गण भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत से शिक्षक भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप अपनी समस्याएं कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे कि ये जो बातें हैं ये सरकार तक पहुँचे, ताकि कुछ इस तबके का, इस समाज का भी भला हो सके, शिक्षकों का भी भला हो सके, जो छात्र समाज है उनका भी। जहाँ साहब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सभी बंद चल रहे हैं, 1.5 साल हो गए हैं, तो इसका क्या लगता है कि इसका क्या दूरगामी परिणाम छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा? जैसा कि छात्रों के भविष्य पर इसके अगर दूरगामी परिणाम के बारे में देखें तो आपने सर्वप्रथम ये बात जिक्र किया ही है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अपने स्कूल को भूल चुके हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं मतलब बता दें, छोटे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज जब स्कूल नहीं गया 1.5 साल से, अब आप उसे जब वापस पुनः अगर स्कूल 2 साल बाद डालेंगे तो वही उसके साथ मशक्कत करनी पड़ेगी जो आपको शुरू में करनी पड़ी थी। तो ये बात तो है ही। इसके अलावा जो बहुत से छात्र, आपने बताया था अभी कि युवा छात्र हैं जो बहुत प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, सेरा में है, IIT है, नीट की है, तो ये सब की तैयारियां करते हैं, उन पे भी तो काफी बर्डन है, प्लस अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताएं किस प्रकार हैं कि जब IIT JEE मेंस कराने की बात थी तो साल में 4 बार होगी और उनके डेट्स भी फाइनल हो गए थे कि इस महीने।
लेकिन अभी आप देखिए अप्रैल वाला जो IIT JEE मेंस है वो अभी अगस्त आने को है, अभी तक उसके बारे में संशय चल रही हैं कि हाँ अब होगी। नीट की परीक्षा अगस्त में रखी गई थी सरकार के द्वारा, फिर उसको टाल दी गई कि नहीं सितंबर में कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में जो एक फिक्स्ड टारगेट रहता है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन अनबैलेंस्ड हो रहा है। इसके साथ साथ जितने भी शिक्षकगण हैं उनके साथ भी ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक अपने परिवार का गुजारा फीस के द्वारा करते हैं और अभिभावक भी ये चीज सोचते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है तो फीस में कटौती होनी चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, आज आपकी आय यदि 50% कम हो जाएगी तो आप भी तो अपने बच्चों के ट्यूशंस को जो ऑनलाइन चल रहा है वो नहीं पढ़ा के आप कहेंगे कि मैं घर में पढ़ाऊंगा, मैं घर में रह रहा हूं। तो हर तरीके से चूंकि इकोनॉमिकल डिजास्टर है ये कोरोना, तो इसमें शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, जितने भी पुराने सिलीगुड़ी के प्राइवेट स्कूल्स हैं जो नामी जिन्होंने बहुत बड़ा नाम बना रखा है सिलीगुड़ी के अंदर, उनके भी प्रधानाध्यापक या उनके भी डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि जीवन में ऐसा ब्लैकआउट हमने कभी नहीं देखा था। न तो उनको ढंग से फीस कलेक्शन में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे जो तराई क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां तक क्या आपको लगता है 4G पहुंचती है? नहीं पहुंच पाती है। और इस समय में कितने बच्चे सिलीगुड़ी इज एजुकेशनल कैपिटल। मैं भी इसी टॉपिक पे भी आने वाला था जहाँ सर ऑनलाइन कोचिंग, अभी ये नया शब्द ऑनलाइन कोचिंग का आया, जो मोबाइल से नफरत कर रहे थे अब मोबाइल अनिवार्य कर दिए गए। छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल नहीं जानते हैं, 3 साल के बच्चों को भी ऑनलाइन के माध्यम से क्लास लेने की बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में अगर कुछ शहरों को छोड़ दें तो ये कितना सक्सेस होते लग रहा है आपको सर? सर ये ऑनलाइन क्लासेस इमोशनलेस क्लास है, एक्सप्रेशनलेस क्लास है, सिर्फ नाम मात्र कह सकते हैं, नाम मात्र का ये क्लास है। क्यों है? क्योंकि हम भी जब ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, अभी पिछले 1.5 साल से हम भी ABJ डिजिटल के माध्यम से पढ़ाते हैं। एक तो सिलेबस का स्पीड घट चुका है, क्योंकि बेटा कैमरा ऑन करो, बेटा माइक अनम्यूट करो, ये बोलते बोलते आधी क्लास कभी नेट नहीं मिलती है। और जो हमारे तराई या डुअर्स या फिर हिल्स एरिया है, यहाँ पर चूंकि सिलीगुड़ी इज एजुकेशनल कैपिटल, यहाँ पर आसपास के 7-8 राज्य के बच्चे आकर के यहाँ PG और लॉज में रह करके पढ़ाई करते हैं। अब वो लोग वापस जा चुके हैं अपने अपने घर, तो उन लोगों के हिल एरिया में या डुअर्स एरिया में 4G के कनेक्शन इतने समृद्ध तरीके से डेवलप्ड नहीं है जितने हमारे अभी सिलीगुड़ी में है। तो उन लोगों को जो कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है वो यही करनी पड़ रही है सर, कि बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं संस्थाओं से, कह रहे हैं कि हम अगले साल पढ़ेंगे, जब कोचिंग खुलेगा तब आएंगे। कोई बच्चा आज के डेट में ऑनलाइन पढ़ने को तैयार नहीं है। तो फिर ऑनलाइन से बच्चों को क्या लाभ है? कोई लाभ नजर होता है सर? बच्चों को यही लाभ है कि जो क्षति हुई है कोरोना के दौरान पढ़ाई की, उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये फंडा जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है। क्योंकि सर मैंने बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो मिले। हाँ सर, न आप तो मुझको एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट मान रहे हैं, लेकिन उस शिक्षक के बारे में सोचिए सर, जो सुबह से लेकर के रात तक घर जाकर के होम ट्यूशन पढ़ाता था, 4 ट्यूशन हर दिन पढ़ाता था और उसको 10,000 रुपए की आमदनी होती थी। अब उसकी आमदनी क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही। अगर हम वैसे शिक्षकों के बारे में सोचे, एक बहुत परिचित हमारे अच्छे मित्र में से हैं जो 250 रुपए में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और सिलीगुड़ी में उनके पास 750 बच्चे के आसपास है, लेकिन वो भी तो इस कगार से गुजर रहे हैं और उनके पास 250 क्या सर 200 रुपए भी ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन में इंटरेस्ट ही शो नहीं कर पा रहे। एक घर में 3 बच्चे हैं और घर है 2 BHK। अब एक साथ 3 बच्चा अलग अलग क्लास करेगा तो क्या बच्चों को ईयरफोन ला करके दीजिए, अब हर बच्चे के अलग अलग नेटवर्क मोबाइल पैक ला करके दीजिए, ये संभव ही नहीं है सर। इसके लिए हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बच्चों के केस में ये कह रहे हैं सरकार एक ऐसी गाइडलाइन तय करे, एक ऐसा मापदंड हमारे लिए सेट करे जिससे कि हम कोचिंग संस्थान खोल पाए। मेरी बात यदि आप देखें सर, तो मेरी संस्था सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना और हुगली में है। हर जगह अगर हम 4 शिक्षक भी मान लें ऑन एन एवरेज, 24 शिक्षकों की सैलरी देनी पड़ रही है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे 2019 में थे उसके कंपैरिजन में आज के डेट में 100 में से सर 40 बच्चे भी नहीं है मेरे पास। ये स्थिति न केवल एक संस्था की है बल्कि जितने भी संस्थाएं हैं सबकी ये स्थिति। जो 40 है उनसे भी तो क्या गारंटी है कि पूरी पेमेंट आ ही रही है? नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है, स्वाभाविक सी बात है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि चूंकि शैक्षणिक जगत किस मतलब दुष्परिणाम से गुजर रहा है तो वो लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको आय ही उनकी बंद हो चुकी है। अच्छा झा साहब,
आपके विचार से अब क्या, क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कब तक खुल जाएंगे? क्योंकि छात्रों की और अभिभावक भी परेशान हो चुके हैं, वो भी चाह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान खुले, तो आपके हिसाब से क्या कब तक खुले जाना चाहिए? सर ये बिल्कुल आप कह सकती हैं ट्रांसलूसेंट क्वेश्चन है। क्यों है ये ट्रांसलूसेंट? जिसको पारदर्शी जो नहीं होता है उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि अभी सेकेंड वेव जैसे जैसे जा रहा है उससे 3 गुने स्पीड से जो न्यूज फैल रही है, क्या थर्ड वेव आएगी? क्या वो बच्चों को प्रभावित करेगी? उसे लेकर ज़्यादा यहाँ उसे लेकर पेरेंट्स डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और हर न्यूज चैनल्स में यही चल रहा है कि बच्चों के ऊपर होगा ये थर्ड वेव। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं इस माध्यम से, आप कोविड के मापदंडों का जो भी आपके गाइडलाइंस है उसका पालन करें। कोरोना आपके नजदीक भी नहीं आएगा। आप मास्क, सैनिटाइजर और डबल डोज वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल लें, ताकि सरकार भी अगर कोई मापदंड सेट करे तो वो आपको ध्यान में रख करके करे और वैसे ही बच्चों को अलाउ किया जाए जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। क्योंकि अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, हमारी ये संस्थान कभी नहीं खुल पाएगी। सिनेमा घरों को कुछ राज्य में खोल दिया गया है, हमारे सिलीगुड़ी के अंदर पब, बार और होटल्स और बहुत सारी चीजों को ढील दे दी गई है, टूरिज्म सेक्टर को ढील दे दिया गया है। तो जहां पर आपके पास अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैं, उसके कंपैरिजन में कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो हर चीज नाम से लेकर के पता, एड्रेस तक होता है हमारे पास। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है, कोचिंग संस्थान के बारे में सोचिए। आप यदि नहीं सोचेंगे, आप जो लोग सत्ता में बैठे हैं, तो हमारे बारे में सर और कोई नहीं सोच पाएगा। हम एक ऐसे दुष्परिणाम से गुजर रहे हैं, अभी तक तो हम चुपचाप बैठ गए सर, क्योंकि आने वाले जो समय है वो हमारे लिए और कठिन हो रहे हैं। कठिन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें न केवल अपना घर चलाने में दिक्कत हो रहा है सर, बल्कि जो दूसरे शिक्षक हैं उनको सैलरी देने में समस्या हो रही है। हमारे केंद्र सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को 300 करोड़ के आसपास का राहत पैकेज दिया है, तो क्यों ना शैक्षणिक संस्थानों को भी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पैकेज मिले। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो कम से कम राज्य स्तर पर आप कुछ पैकेज हम जैसे प्राइवेट शिक्षकों को दें या हम जैसे प्राइवेट संचालकों को दें, ताकि हम उससे कहीं ना कहीं अपने रेंट, अपने बिजली बिल माफ नहीं किया गया। आप देखिए अभी हमारी सैलरी एकदम नेग्लिजिबल हो चुकी है, लेकिन क्या ईएमआई फैसिलिटी बंद हुई? गाड़ी की ईएमआई जा रही है, मकान का ईएमआई जा रहा है, जो लोग ले चुके हैं मकान। सरकार कह रही है कि आपके जो कर्मचारी है उन्हें भी वेतन दीजिए। उन्हें भी वेतन दीजिए, उनको काट नहीं सकते हैं। हमारे इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने कह रखा है कि अगर एबीजे का डेवलपमेंट होगा तो हमारा होता था, अब एबीजे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम भी अपनी कुछ सैलरी अनुदान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब सर्वाइवल का समस्या है। लेकिन बिहार ने चूंकि अनलॉक जो अब आने वाले हैं, आज जो बिहार ने जारी किया गाइडलाइन, उसमें उन्होंने कहा है कि 50% क्षमता के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तो मुझको लगता है बिहार को अपना पड़ोसी राज्य मानते हुए बंगाल सरकार भी यह निर्णय ले कि कोचिंग संस्थान और स्कूल को 50% की क्षमताओं के साथ खोलने का आप मापदंड जरूर सेट करें, क्योंकि बहुत लेट हो गया है साहब, बहुत लेट हो गया। तो शिक्षकों और छात्रों के हित में कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? जितने भी सरकारी लोग हमारे इस आज के शो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से हमारा यही गुजारिश है, बच्चों के पढ़ाई तथा शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय जरूर लें। आप लोगों ने ही ये निर्णय लिया था जनवरी फरवरी के महीने में कि 50% क्षमता के साथ 11th-12th की क्लासेस खोल दिए जाएं। अगर वो नहीं आप खोले रहते सर, तो आज बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। आपने कम से कम प्रैक्टिकल ले रखा है, आपको रिजल्ट देने में अब सुविधाएं हो रही हैं। आपसे पुनः निवेदन है सर, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से बड़े हैं या 16 साल से बड़े हैं, उन बच्चों के लिए एक आप गाइडलाइंस हमें दें। हम सारे कोचिंग जगत के लोग, हम सारे शिक्षाविद इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ, आपके सहभागीदार बने। तथा सर एक गुजारिश हमारी और है आप लोगों से कि जिस प्रकार आपने मीडिया के कर्मचारी या सोशल वर्कर्स के लिए आपने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कराया था, उस तहत प्राइवेट शिक्षकों का भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव आप फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करवाएं और आप ये सेट कर दें कि आगामी 15 दिन जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाए और 20 दिन या 18वें दिन हम कोचिंग संस्थान या प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेज हम स्टार्ट कर दें।
सर बहुत आस है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि अब अगर नहीं होगा सर तो सबकी उम्मीद टूट जाएगी। उस शिक्षक के बारे में सोचिए सर जो घर घर जा करके प्राइवेट कोचिंग पढ़ाया करता था। हाँ बिल्कुल प्रथितेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी, खासकर जो प्राइवेट शिक्षक है उनको लेकर, क्योंकि बड़े ही जीवन के खराब दौर से गुजर रहे वो कह सकते हैं। उनके सामने बेरोजगारी है, उनके सामने बेरोजगारी क्या कहूँ, आर्थिक रूप से तो ही है, और साथ ही जो घर में बैठे हैं उससे भी कहीं ना कहीं कुंठा उत्पन्न होती है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है वही शिक्षक आज परेशान है, तो राष्ट्र कितना परेशान होगा ये हम सोच सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात उठाई झा साहब कि जो प्राइवेट शिक्षक है कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, आप जानते हैं, बहुत ही मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, मध्यम में भी निचला स्तर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि आपने ही बताया और मैं भी जानता हूँ कि इनकी जो तनख्वाह है वो कितनी कम होती है और कितने आर्थिक दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में उनका वैक्सीनेशन न होना चिंता की बात है। सर बिल्कुल आपकी ये जो बातें हैं हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि इस तबके का जरूर निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो दायरा है उसमें उन्हें लाना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। सर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सिलीगुड़ी के अंदर हमारे जैसे जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जिसमें या फिर पूरे बंगाल में जो मेरे 6 सेंटर्स हैं, उसमें आसपास के राज्य के भी बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस राज्य के भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिलता है हमारे यहाँ बच्चे आने से। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, आसाम, दार्जिलिंग, सिक्किम के बच्चे हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में आकर के पढ़ते हैं, और ये तादाद 100-150 के तादाद में है। तो जब सरकार को हमारे द्वारा कुछ लाभ मिल पा रहा है, वो लाभ ये मिल पा रहा है कि कुछ ना कुछ उनके इकोनॉमिकल ग्रीवियंसेस जो हैं वो स्ट्रांग हो पा रहे हैं। तो सरकार से भी हमारी ये गुजारिश है कि सर अगर हम बेरोजगार हो जाएंगे तो राष्ट्र के निर्माता फिर कौन होंगे? अगर बच्चों को शिक्षाएं नहीं मिलेंगी तो बच्चे फिर आगे स्कूल जाने के नाम से कतराएंगे। सर हम जितने भी शिक्षाविद हैं, हम बच्चों को मना किया करते थे कि फोन मत चलाओ, लैपटॉप मत चलाओ, गेम्स मत खेलो। आज हम ही उनको कह रहे हैं कि अगर असाइनमेंट भी करना है मोबाइल पर ही देख करके असाइनमेंट करो। तो उससे क्या नयन दृष्टि में कमजोरी नहीं आएगी? क्या उनसे मानसिक तनाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बच्चे असामाजिक हो जाएंगे। सर कृपया इस चीज को ध्यान में रखें और आगामी निर्देश हम कोचिंग शिक्षकों के हित में रखते हुए दें। बिल्कुल, तो ये थे प्रथितेश्वर झा जो बात कर रहे थे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को लेकर, शिक्षकों की परेशानियों को लेकर और छात्रों के भविष्य को लेकर बहुत सी बातें इन्होंने कही, और साथ ही सरकार से अनुरोध भी किया कि बहुत ज़रूरी है कि अब इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए, इस विषय में भी अनलॉक पर विचार किया जाए, और साथ ही जो शिक्षक हैं और छात्र हैं उनका वैक्सीनेशन भी अवश्य कराया जाए। तो ये थी एक परेशानी, आप सभी ने देखा। अगर आप भी अपने बातें रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से रख सकते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।